गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, इसके कॉजेज क्या है और रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी को, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी का रिवर्स हो जाएगा एक्सेस डिमांड। जिसने डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है, टॉपिक अच्छे से रेट कर लिया है, कर्व बनाना सीख लिया है, वो एक्सेस डिमांड बहुत इजीली कैच कर पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम कराते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड क्या है। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या थी? डेफिशिएंट डिमांड में हम लिख रहे थे जिसमें एडी कम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बारे में ही है, एएस और एडी। तो डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है तो एएस ग्रेटर था। तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा? एक्सेस डिमांड में एडी ग्रेटर होगा और एएस क्या होगा? शॉर्ट होगा। अगर इसके बारे में मैं देखूं तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो और प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है कि और प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन डिमांड इतनी नहीं हो पा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है। एएस या एडी आप कह सकते हैं, जो एडी है इतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही है कि जितना एएस हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर जितनी यूनिट बना सकता है उसके अकॉर्डिंग डिमांड नहीं होती है, इसलिए उतने ही लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो ये स्थिति किसको प्रकट करती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। किसको प्रकट करती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एडी ग्रेटर है और एएस शॉर्ट है। एएस मतलब जितना भी प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज प्रयोग कर चुका है, सारे रिसोर्सेज उसने यूज कर लिए हैं, जितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की सब प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हो रही है? डिमांड उत्पन्न हो रही है। फिर भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी अब इतनी नहीं रही, खत्म हो चुकी है। जितना प्रोड्यूस करना था प्रोडक्शन कर चुके हैं। एएस इंक्रीज हो चुका है जितना इंक्रीज हो सकता, अब इसके बाद इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी डिमांड अभी भी ज्यादा है। तो ये कौन सी स्थिति को उत्पन्न करेगा कि इसके अंतर्गत फुल एम्प्लॉयमेंट तो प्राप्त हो ही चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोड्यूसर द्वारा जितनी वो जितने रिसोर्सेज का प्रयोग करके जितना उत्पादन कर सकता था उतना उसने उत्पादन करवा दिया है रोजगार देकर। अब और लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो प्राप्त हो गई है। कोई भी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जो यूज नहीं किया गया हो। सारे ही रिसोर्सेज, सारे ही मनी जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो है, लेकिन डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? ज्यादा जा चुकी है। तो इसे बोलते हैं एडी ग्रेटर जा चुका है। किससे? एएस से। तो यहाँ पर बेटा बेरोजगारी की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बेरोजगारी मतलब आप कह सकते हो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में था, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या था? वो लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन रोजगार क्या कर रहे थे? कम दे पा रहे थे। ठीक है, इकोनॉमी में रोजगार की स्थिति कम उत्पन्न हो रही थी क्योंकि एडी क्या था? शॉर्ट था। लेकिन यहाँ पर एएस जितना प्रोडक्शन कर सकते थे प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके बाद भी एडी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर कोई बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत? एक्सेस डिमांड के अंतर्गत। देखिए, एक्सेस डिमांड हमें ये बताएगा कि क्या रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब एक्सेस डिमांड है, प्रोड्यूसर क्या स्टेप उठाता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम एक्सेस डिमांड में, जो कि डेफिशिएंट डिमांड में हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो था डिस्कशन। अब यहाँ एक्सेस डिमांड से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल मीनिंग है, अगर डेफिशिएंट डिमांड का आपको मीनिंग पता हो तो। एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस डिमांड का अभिप्राय क्या है? एग्रीगेट डिमांड का एक्सेस होना। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस। इसको एक्सेस कब कहोगे डिमांड को? व्हेन इट इज मोर देन। ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको याद भी करना है, ये मीनिंग याद भी करना है, आ जाता है। एक्सेस डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस। डिमांड को कब हम एक्सेस कहेंगे? व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए इस लाइन को। एक्सेस डिमांड का अभिप्राय एग्रीगेट डिमांड के एक्सेस से है, यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है उसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। और डिमांड को हम एक्सेस तब कहेंगे, ये ज्यादा तब कहेंगे जब मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, यानी ये फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज से भी मोर है। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब जैसे अब अभी बताया था, एडी है,
एएस है, जितना एएस जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना प्रोडक्शन प्रोड्यूसर द्वारा किया जा चुका है। जितनी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी वो फुल प्रयोग कर चुका है, यानी जितने लोगों को रोजगार दे सकता था सब लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अब उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं बची है, लेकिन फिर भी क्या इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड। अभी भी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अब हम किसको नहीं बढ़ा सकते, प्रोडक्शन लेवल को। अब हम क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्शन यानी जीडीपी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही रिसोर्सेज का क्या हो चुका है, प्रयोग हो चुका है। तो यहाँ लाइन क्या लिखी हुई थी, फिर देखिए यहाँ लाइन लिखी हुई है, डिमांड इज सैड टू बी एक्सेस। डिमांड को तब एक्सेस कहेंगे जब वो मोर है, यानी ये मोर है किससे, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एएस। जो ये एएस था, मोर तो एडी है, ठीक है, मोर तो एडी है, लेकिन ये मोर है, एडी ग्रेटर है किससे, इससे। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ये तो रिसोर्सेज है ना बेटा, एएस मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहा है, यानी रिसोर्सेज का फुल प्रयोग हो गया है, फुल यूटिलाइजेशन हो गया हो, फिर भी डिमांड क्या है, ये एक्सेस है, इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। फिर देखिए एक्सेस डिमांड क्या है, मीनिंग थोड़े से अच्छे से समझिए क्या लिखा हुआ है। एक्सेस डिमांड का अभिप्राय जिसके अंतर्गत डिमांड क्या होती है, एक्सेस होती है। डिमांड क्या होती है, एक्सेस, मोर होती है किससे, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एएस का पूरा प्रयोग हो चुका है, फिर भी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा, तो उस स्थिति को हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स ने क्या कहा है, केन्स ही कहेगा क्योंकि इसने ये थ्योरी दी है और मैक्रो का भी फादर भी है। एडी इज एक्सेस, ये क्या कहता है केन्स, एडी इज एक्सेस when it is more than AS correspond to full employment in the economy, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स क्या कह रहा है, एडी एक्सेस डिमांड के अंतर्गत एडी एक्सेस होता है, यानी ग्रेटर होता है किससे, मोर होता है देन एएस, एएस से ग्रेटर होता है, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्राप्त हो चुका है, उसके बाद भी एडी क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये कि एडी ग्रेटर होता है एएस से अपने कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो चुका है और फिर भी क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर है, उसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, इसके आगे देखिए, हाँ जी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्सेस डिमांड किसे कहेंगे, जब एडी ग्रेटर है एएस, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो चुका है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एडी क्रॉस कर चुका है अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, यानी जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना प्रोडक्शन हो गया, लेकिन डिमांड फिर भी उस प्रोडक्शन लेवल से ज्यादा है, जितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन डिमांड उस लेवल से क्या है, ज्यादा है, उसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, यानी एडी ग्रेटर है एएस से। तो बेटा ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये आ जाता है टॉपिक 6 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया मीनिंग। अब आता है मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर करोगे, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, कैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करोगे, तो जैसे आपने डेफिशिएंट डिमांड का किया था ऐसे ही एक्सेस डिमांड का कर दीजिए। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या था, ये लाइन थी, ये वाई लाइन थी। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड है तो उसमें आप क्या कर रहे थे, ये वाई लाइन थी, डेफिशिएंट यानी कम, तो ये तो हमने एडी बना दिया था जो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला था, लेकिन डिमांड इससे क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो एक लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर दी थी बस, तो वो एडी कौन सा आ गया था, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला आ गया था। ठीक है, तो यहाँ हमने एडी को बिलो शो कर दिया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में हम क्या करेंगे, एडी की जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड इस लाइन से क्या हो चुकी है, बिलो हो चुकी है, तो बिलो शो करेंगे, बस ये हो जाएगी एक्सेस डिमांड। ठीक है, उसका रिवर्स कर दीजिए डेफिशिएंट डिमांड का। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल टॉपिक, ओ एक्स एक्सिस पर तो हमें पता है वाई इनकम जीडीपी शो करना है, ये वाई यानी AS9 ही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। टॉपिक है एक्सेस डिमांड, तो पहली वाली लाइन कौन सी हो गई, एडी, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन हो गई है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग पूरा प्रोडक्शन किया जा चुका है, एएस जितना प्रोडक्शन हो सकता था उतना प्रोडक्शन किया जा चुका है। ठीक है,
और इतनी ही डिमांड होनी चाहिए थी, फिलहाल डिमांड इतनी ही होनी चाहिए थी ताकि एडी और एएस अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर बने रहे, कोई भी एक्सेस या डेफिशिएंट की स्थिति नहीं हो। लेकिन फिलहाल डिमांड क्या हो गई, एक्सेस डिमांड ऊपर की ओर चली गई। तो डिमांड की लाइन आप बेटा आप ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, एडीपी यानी प्लांट एग्रीगेट डिमांड यहाँ तक चली गई है। ठीक है, प्लांट यानी योजना लोगों की इतनी चली गई है, डिमांड क्रिएट करने की डिमांड जो है अब वो हो गई है। इसलिए जो पहला एडी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला तो आ ही गया। ऐसी बेटा डेफिशिएंट में कर रहे थे, मैं बना देती हूँ। पहली लाइन एडी की फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ही थी, अगर डेफिशिएंट है तो एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देना एडी की, क्लियर, और पी लिख देना यानी प्लांट एग्रीगेट डिमांड। और अगर क्या कौन सी स्थिति है, एक्सेस डिमांड, तो शुरू में तो हम एडी एफ वाली ही लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फिर हम एडी की लाइन ऊपर ड्रॉ कर देंगे बस। तो ये कौन सा आ जाएगा, एक्सेस डिमांड। ठीक है, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेस डिमांड के अंतर्गत एएस का पूरा प्रयोग हो चुका है। एएस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, यानी जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो बेटा जितना रिसोर्सेज था सब रिसोर्सेज का प्रयोग हो चुका है इकोनॉमी में, जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी थी सब प्रोडक्शन हो गया, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो इस स्थिति में अब हम और वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो गया। अब इस स्थिति में हम क्या नहीं कर सकते हैं, वस्तुओं का और प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब तो बस एक ही जो है मेजरमेंट रह जाएगा, एक ही जो है सॉल्यूशन रह जाएगा। अगर डिमांड को कम करना है, वस्तु के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राइस कब इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइस तब इंक्रीज हो जाते हैं जब जितना एएस जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना पूरा कर लिया है, फिर भी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तब फिर हमें क्या करना पड़ता है, अब हम प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो प्राइस क्या कर दिए जाते हैं, इंक्रीज। तो हम कर्व की ओर देख रहे थे बेटा, एडीएफ शुरू में पहले लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन डिमांड फिलहाल इससे अब हो चुकी है, एडीपी प्लांट एग्रीगेट डिमांड। अब बेटा आपने देखा होगा इस लाइन को मैंने इस लाइन को जो है यहाँ पर शो नहीं किया गया है। यहाँ लाइन यहाँ शो करने का मतलब इतना उत्पादन हो रहा है, ओ से लेकर मान लीजिए यहाँ मैं एन लिख रही हूँ एन तक, लेकिन यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए इस लाइन को देखिए, क्योंकि दूसरा जो एडी है वो उसको यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइन नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे डेफिशिएंट डिमांड में तो आप कर रहे थे। डेफिशिएंट डिमांड में ये थी एडीएफ, ठीक है, और इससे नीचे लेवल पर जा रहा था, ठीक है, एडीपी यानी जो डिमांड कम हो गई। तो प्रोडक्शन तो इतना कर सकती थी इकोनॉमी, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही कर रही है। तो हमने वहां दोनों लाइनें शो की थी, आप कर्व देख लीजिएगा। आज बेटा होमवर्क जो आप करेंगे अपना रिवीजन इस कट करेंगे तो दोनों का कर्व एक साथ बना के देखिएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड में बेटा दोनों लाइनें ड्रॉ की गई है, ये वाली भी और ये भी, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब कि प्रोडक्शन यहाँ तक किया जा सकता है, ओ से लेकर यहाँ एम तक, लेकिन प्रोडक्शन फिलहाल ये एन तक ही हो रहा है क्योंकि डिमांड ही इतनी है और इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर तो जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना हो तो गया, ये रहा, ओ से एम तक ही प्रोडक्शन हो सकता था, इतना ही जीडीपी इंक्रीज हो सकता था, इतना ही एएस हम कर सकते थे, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन डिमांड तो बेटा इतनी हो गई। तो अब हम जो है इस डिमांड लेकिन यहाँ तक चली गई है, तो बेटा अब हम यहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ इस लाइन को ड्रॉ आपको नहीं करना है, ठीक है। बस अब आप यही बताएंगे कि डिमांड जो है यहाँ होनी चाहिए थी, फिलहाल एडीएफ ना, फिलहाल एडीपी पर पहुंच गई है, यानी एक्सेस डिमांड कितनी है, ई से लेकर एफ है। एक्सेस डिमांड कितनी है, ई से लेकर एफ। चलिए बेटा, आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए ये बेटा उसी का सॉल्यूशन दिया, उसी का जो है डायमेट्रिक जो प्रेजेंटेशन है उसको शो किया गया है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो एडीपी किसको शो, एडी जो एफ है, ठीक है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, एफ मतलब फुल, किसको शो कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, यानी जितना एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर सकते थे कर दी गई है, ठीक है। और ये वो लेवल है जहां पर एडी और एस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए थे, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति
और स्टेबिलिटी बनी रहती। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, एडीपी चल गई है। एडीपी मतलब जो प्लांट एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा चला गया अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, यानी ए से ग्रेटर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी बताया गया, पीछे भी बताया था मैंने, ई से लेकर एफ तक लाइन ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जैसे ये है, ये लाइन ए डी एफ थी, लाइन ऊपर की ओर चली गई है, ये यहां से यहां तक, ये फिलहाल इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहां से। ठीक है, ई से लेकर एफ तक ये क्या है, एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये है एक्सेस डिमांड। बस इसका बेटा यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन भी बता दिया है। डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन हो गया बेटा। अभी टॉपिक क्या डिस्कस किया, एक्सेस डिमांड क्या है और इसका डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन बताइए, दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके कॉजेज को रह जाते हैं, क्या इसके कॉजेज है, तो क्या कारण है एक्सेस डिमांड के। जैसे आपने डेफिशिएंट डिमांड करी थी वैसे एक्सेस डिमांड के कॉजेज बता दीजिए। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड ध्यान हो तो सबसे पहले उसमें किसके बारे में बताया गया था, सी कंजप्शन का, फिर आई इन्वेस्टमेंट का, फिर जी गवर्नमेंट का, फिर इंपोर्ट के बारे में बताया था, फिर एक्सपोर्ट के बारे में बताया था, फिर टैक्स के बारे में बताया था। ये सारे पॉइंट थे बेटा, यही सारे पॉइंट आपको यहाँ भी शो करने हैं। ठीक है, रिवर्स कर दीजिएगा, जो वहां लिखा उसका रिवर्स यहाँ करना है। जैसे देखिए, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड आर ऑलमोस्ट अपोजिट है किसका, डेफिशिएंट डिमांड का। टू प्रिंसिपल यहाँ कॉजेज दिए गए हैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, देयर आर टू प्रिंसिपल कॉज एक्सेस डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में दो ही आएंगे ना, दो सेक्टर मतलब सी प्लस आई, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो पहले इसका और फिर इसके बाद बेटा यहाँ ओपन इकोनॉमी के बारे में है। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं, जैसे मैंने हाथों हाथ डेफिशिएंट डिमांड का भी मैं रिवाइज करा देती हूँ, उसी का रिवर्स यहाँ करना है। डेफिशिएंट डिमांड में शुरू में क्या था, जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर था वो रिड्यूस था, सारे रिड्यूस ही चल रहे थे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या था, रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज है। क्या है, इंक्रीज। तो यहाँ मेन रीजन क्या बताया था बेटा डेफिशिएंट डिमांड में, सी कम क्यों है, मेन रीजन मैंने ये बताया था ना, ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, एमपीसी कम है। एमपीसी क्या है, कम है, और एमपीएस क्या है, ग्रेटर। यहाँ रिवर्स कर दीजिए, यहाँ क्या बताओगे, एमपीएस ग्रेटर है, लोगों की प्रवृत्ति कंजप्शन करने की ज्यादा है और सेविंग करने की क्या है, कम है। बस यही इसका मेन रीजन है, खत्म। देखें, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच में ओइंग टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका अभिप्राय प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज का अभिप्राय लोगों की प्रोपेंसिटी यानी लोगों की प्रवृत्ति कंज्यूम करने की क्या है, इंक्रीज है, और सेविंग करने की प्रवृत्ति डिक्रीज। बेटा आप लिख दीजिएगा, एमपीसी इंक्रीज है और एमपीएस क्या है, डिक्रीज। ठीक है, इन कंट्री लाइक इंडिया में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेड टू राइज। अब हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों, हाई डिग्री ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन ज्यादा चलता है। ठीक है, प्रदर्शन, हाँ जी, हाई वस्तुएं ज्यादा कंजप्शन कर ली, अच्छी महंगी से महंगी अच्छी ब्रांडेड वस्तुएं खरीदिए तो कंजप्शन करने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रदर्शन एक दूसरे को दिखाने के लिए ये ज्यादा चलता रहता है। दी पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लिव लाइक द रिच, और पुअर भी चाहते हैं कि वो एक अमीरों की तरह जीवन जी व्यतीत करे। तो जैसे ही कुछ मनी इंक्रीज हो जाती है तुरंत क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं, जो वस्तु अब तक नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, रिचों की तरह रहना चाहते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ इंडिया में चलती है, इसी के कारण कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक्सेस डिमांड। चलिए अगला क्या है, इसके बाद सेकंड किसके बारे में था बेटा, आई के बारे में, इन्वेस्टमेंट। तो पीछे डेफिशिएंट डिमांड में आपने क्या किया था, डेफिशिएंट डिमांड में कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वहां क्या था, डेफिशिएंट डिमांड है तो रिड्यूस था। रिड्यूस क्यों था, क्योंकि बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या थी, बेयरिश थी, यानी भविष्य में उसे लग रहा था कोई खास प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा था, वो कम कर रहा था। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की योजना कम बना रहा था, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड, जब इन्वेस्टमेंट कम कर रहा था, ठीक है, खर्चे ही खुद भी कम करेगा। बेटा प्रोड्यूसर मशीन भी खरीद रहा है तो खर्चा ही तो कर रहा है, खर्चा किसी की क्या बनेगी, हमने पढ़ा है ना, जो खर्चा करेगा वो दूसरे की इकोनॉमी में क्या बनेगी, इनकम बनेगी, तो वो भी तो वस्तु की डिमांड ही तो कर रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वहां डिक्रीज था या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज है, बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या है, बुलिश है,
यानी उसे लग रहा है तेजी काल है, तेजी काल आने वाला है और अच्छा हमें रिटर्न भी मिलेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, वस्तु बिकेगी, ऐसा उसे लग रहा है। कोई भी रिलेशन हो सकता है, आगे बुलिश का हो सकता है, कोई ओकेशन आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट उसको मिल रहा है, वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली है, किसी प्रकार को ये एक्सपेक्टेशन लग रही है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन आर बुलिश व्हेन दी प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट हाई रिटर्न। बिजनेस एक्सपेक्टेशन कब बुलिश हो जाती है? जब प्रोड्यूसर को लग रहा है हाई रिटर्न उसको मिल जाएगी अपनी इन्वेस्टमेंट पर, अच्छी जो है डिमांड वो बनेगी ही आगे, तो वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। एक्सपेक्टेशन आर बेरिश, बेरिश यानी मंदी काल के अंतर्गत उसे लगता है हाई रिटर्न, रिटर्न बढ़िया नहीं मिलने वाला, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कम करता है, कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई लोग खास डिमांड नहीं करेंगे, या कोई वस्तु का प्रोडक्शन करने वाला है वो सोच रहा है कि उस अच्छी क्वालिटी के साथ हाई प्राइस भी रखूं मैं, उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी उसका अच्छा प्राइस भी रखूं, लेकिन उसे लग रहा है शायद ये अभी आने वाले समय में नहीं बिकेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है, बेरिश हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अब तो बेटा समर सीजन है, अब ये थोड़ी है कि आप सोचोगे कि विंटर का आप स्टॉक बेच दीजिए, जी नहीं, विंटर का स्टॉक नहीं बिकेगा, तो उसके लिए तो मंदी काल ही है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल फायदेमंद नहीं है। ठीक है, कोई इस समय तो बिकेगा नहीं, तो इसे सब बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कैसे भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आगे क्या उत्पन्न होने वाला है, कोई ओकेशन आने वाला है तो भी एक्सपेक्टेशन उत्पन्न हो जाती है, दिवाली है तो एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाती है कि पता है अब तो इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा है, रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा ही। ठीक है, तो ये है दूसरे नंबर पर, जो मैंने पीछे डेफिशिएंट का भी बता दिया, उसके साथ मैं एक्सेस का भी बता रही हूँ। उसके बाद किसके बारे में बताना है जी, गवर्नमेंट के बारे में। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट, तो ये बेटा किस में आ जाएगी, अब यहाँ ओपन इकोनॉमी के बारे में बताना है, ओपन में सारे ये जाएंगे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट के बारे में बताइए, तो गवर्नमेंट के बारे में आप क्या बताएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सेस डिमांड है बेटा तो सब इंक्रीज कर दीजिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है, कमिटमेंट कर रही है कि डेवलपमेंट पर और वेलफेयर पर ज्यादा ज्यादा क्या करेगी, खर्चा करेगी। ठीक है, पीछे तो वो अपने बजट को थोड़ा सा कम रख रही है, वो यानी ज्यादा डेवलपमेंट या वेलफेयर पर खर्चा नहीं कर रही, वो खुद कम कर रही है। यहाँ पर वो खुद अब उसका उद्देश्य वो अपना रख रही है कि डेवलपमेंट कार्य पर ज्यादा खर्च किया जाए, वेलफेयर प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च किया जाए, उसका ये फिलहाल यहाँ पर ये उद्देश्य है, इसलिए खर्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, यानी खर्चा करना, इकोनॉमी एक्सपेंडिचर करना, तो डिमांड इंक्रीज। इसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, पीछे क्या था बेटा, एक्सपोर्ट डिक्रीज थे, डिक्रीज मतलब यहाँ वस्तु बनी नहीं रही तो यहाँ की जीडीपी तो इंक्रीज ही नहीं होगी, तो एडी तो बढ़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे तो एडी इंक्रीज हो गया है, एडी क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु बन रही है उसकी डिमांड है, तो सीधी सी बात है एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, मेन रीजन एक ये भी है, हो सकता है लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस, कि हमारी वस्तुओं का प्राइस क्या है, लोअर, हमारी वस्तुओं का प्राइस क्या लग रहा है, जो लोअर है इंटरनेशनल प्राइस, इसलिए दूसरा देश हमसे वस्तुओं मांग रहा है। या डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो, या तो बेटा कुछ इमरजेंसी है इसलिए भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि अब समय चल रहा है बेटा, अब तो हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन के बहुत से मीन्स है, तो हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं इसकी, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रीजन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक तो ये भी होता है कि प्राइस से रिलेटेड भी होता है, एक अचानक बेटा चाहिए ही वो वस्तु, फिलहाल जैसा अब जो समय चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैक्सीन का तो बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसकी डिमांड है, अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे एक साथ, तो चाहिए भी अभी, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से लेना पड़ता है। तो ये भी रीजन हो जाता है कि हमारे पास अगर वो वस्तु हम जब उस मात्रा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे फिलहाल इस समय पर, तब भी हम दूसरों से क्या करते हैं, या तो इंपोर्ट या फिर क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री दूसरी कंट्री से। तो यहाँ पर बेटा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तभी ये इंक्रीज है, और इंपोर्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। इंपोर्ट डिक्रीज मतलब दूसरे देशों से वस्तु हम कम मंगा रहे हैं, मतलब अपने ही देश की वस्तु का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन, तो एडी तो इंक्रीज होगा ही। ठीक है, क्योंकि अगर मान बेटा अगर इंपोर्ट करते हैं वो हमारे जीडीपी को क्या कर देता है, रिड्यूस, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था जब हम सेकंड लेसन डिस्कस कर रहे थे। दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं वो जीडीपी यानी एडी को क्या कर देगा, रिड्यूस,
और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जीडीपी को क्या, क्योंकि वस्तु यहीं बनेगी, यहां से बनकर दूसरे देशों में जाएगी, तो जीडीपी हो जाएगा इंक्रीज, यानी एडी क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि दूसरा देश उस वस्तु को मांग रहा है। चलिए, यहाँ आता है डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज? क्योंकि हो सकता है, इसी का रिवर्स कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्यों हो सकता है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है, ज्यादा लग रहा है हमें हमारे डोमेस्टिक प्राइस से। और लास्ट वाला क्या था बेटा, टैक्सेस था। टैक्सेस के बारे में पीछे आपने क्या बताया था, डिमांड कम क्यों है, क्योंकि आय कम होगी जब तो डिमांड कम है, तो वहां टैक्स क्या थे, रेट इंक्रीज थी। तो कट इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कम कर दिया जाए तो डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की आय आय यानी टैक्स देने के बाद ज्यादा बच जाएगी। बच जाएगी तो क्या करना है उन्हें बेटा, उनकी ऑटोमेटिक प्रवृत्ति होगी, जैसे अभी हमारे भारत में बताया ही था। लोगों की प्रवृत्ति क्या है, लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि दूसरों को दिखाना है और रिच जैसा जीवन जीना है, तो वो खर्चा तो करेंगे ही। लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, जितना हो सके खर्चा करने की कोशिश करेंगे, सेविंग भी करेंगे, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं खर्चे की ओर तो जाएगी। इसलिए अगर इनकम बच जाती है तो इंक्रीज करेंगे वो डिमांड। डिमांड यानी सीधी सी बात है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये थे बेटा कॉजेज, ठीक है, जो मैंने दोनों ही कंबाइंड बता दिए, डेफिशिएंट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। कौन कौन से कॉजेज, सबसे पहले कंजप्शन, दोनों का बता दीजिए। डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में कंजप्शन क्या हो रहा है, कम। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एमपीसी कम है। और एक्सेस में, ई यानी एक्सेस, एक्सेस में लोगों की प्रवृत्ति एमपीसी की ज्यादा है। खत्म। आई के बारे में क्या बताओगे, इन्वेस्टमेंट, यानी डिमांड कम क्यों है, इन्वेस्टमेंट कम क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पुअर है या एक्सपेक्टेशन हाई है। गवर्नमेंट में क्या बताओगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रही है यहाँ पर, कम, क्योंकि अपने बजट वो कम खर्चा कर रही है, बजट में योजना कम बनाई है, यानी डेवलपमेंट कार्यों पर कम खर्च कर रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट कार्यों पर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, इसलिए डी ज्यादा है। इसके बाद क्या बताओगे बेटा, इंपोर्ट के बारे में बताओगे, तो इंपोर्ट एडी में इंपोर्ट क्या हो रहा है, एडी हमारा कम है, इंपोर्ट यानी ज्यादा है, ठीक है, हम दूसरे देशों से ज्यादा ले रहे हैं, और यहाँ इंपोर्ट क्या है, कम है। ऐसे ही एक्सपोर्ट बता दीजिए, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या है, एक्सेस डिमांड में ज्यादा है, तभी तो वस्तु यहाँ बन रही है, डिमांड हो रही है, और यहाँ पर कम है। और ऐसे ही बेटा टैक्स के बारे में अभी बताया था, टैक्स डिमांड कम क्यों है, क्योंकि टैक्स इंक्रीज है। डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पैसा होगा जब तो डिमांड ज्यादा कर रहे हो, इनकम है, तो टैक्स डिक्रीज है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये सारा ही आपको रिवाइज करा दिया है अच्छे से। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको याद करिएगा, नोटबुक में लिख लिख कर देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके एक्सेस डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे, क्या बेटा इससे सिचुएशन उत्पन्न होगी, ठीक है, जैसे डेफिशिएंट डिमांड में था ऐसी आप एक्सेस डिमांड में बताइए। डेफिशिएंट डिमांड में तो पहले बेरोजगारी हो गई थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट था। चलिए इसमें बता दीजिए। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप, बेटा यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, जैसे पीछे डिफ्लेशनरी गैप था, मंदी काल आ गई थी, ठीक है, अगर वस्तु फिर बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, वो काल आ गया था। यहाँ पे कौन सा काल आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड कोज इससे इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा बेटा, ये जो था ना, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ये तो वाई है, ये जो एडी था यहाँ से यहाँ, ई से लेकर जो एफ, ये ही इन्फ्लेशनरी गैप है, और यही क्या है, एक्सेस डिमांड। ठीक है, फिर बना देती हूँ, इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोलेंगे, ये तो एडी था पहले वाला जो फुल एम्प्लॉयमेंट, अब एडी ग्रेटर हो गया तो ऊपर वाला एडी करेंगे, ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ से लाइन ऊपर हम जो ड्रॉ करेंगे, ई से एफ जो मैं बता रही थी वो एक्सेस डिमांड था, ये एक्सेस डिमांड ही क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसको डायग्रामेटिक आगे प्रेजेंट भी किया है। तो इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न हो जाता है। एक्सेस डिमांड जो है किसको उत्पन्न करता है, इन्फ्लेशनरी गैप को इकोनॉमी में। ये वह सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की जिसमें लेवल ऑफ आउटपुट डजंट राइज। बेटा अगर हम आउटपुट इंक्रीज कर पाते ना, आउटपुट यानी वस्तु का उत्पादन कर पाते, तो कभी प्राइस इंक्रीज नहीं होता। प्राइस कब इंक्रीज होता है, प्राइस तब इंक्रीज होता है जब हम आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं सकते, सारा यूज कर चुके हैं रिसोर्सेज का, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। अब कैसे ठीक करें उसको, बस प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक लोग जितनी वस्तु खरीदना चाहते थे कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपना बजट भी तो देखना पड़ेगा।
तो आउटपुट डजंट राइज नहीं होता, इनफैक्ट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर ऑलरेडी। और क्यों नहीं होता बेटा राइज, आउटपुट क्यों इंक्रीज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सारे रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी हम नहीं बढ़ा सकते हैं अभी। ठीक है, सारा शॉर्ट रन से ही रिलेटेड है, अभी हम फिलहाल नहीं बढ़ा सकते, सारे रिसोर्सेज का प्रयोग हो चुका है, जितना उत्पादन कर सकते थे उतना कर चुके हैं। आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट लेवल कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो चुका है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो चुका है, जितने मान लीजिए 100 यूनिट बना सकते थे 100 बना चुके हैं, और इतने लोग जितने लोगों को रोजगार दे सकते थे 100 यूनिट बनाने के लिए उतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है 100 से ऊपर बनाने की, जब 100 से ऊपर नहीं बना पाएंगे तो लोगों को रोजगार भी नहीं दे पाएंगे, यानी हमने तो फुल एम्प्लॉयमेंट दे ही दिया, यानी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ ही गया है। दूसरे शब्दों में एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड, एक्सेस डिमांड के कारण डिमांड का प्रेशर आ जाता है इकोनॉमी में, किस पर? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर प्रेशर आ गया है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वैक्सीन की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है? कम है, नंबर ही नहीं आता है वैक्सीनेशन के लिए, कभी भी हम ट्राई करते हैं तो बुक बुक यही दिखाता रहता है। तो यही है, यानी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर प्रेशर आ रहा है डिमांड का, लोग कह रहे हैं हमारी डिमांड को पूरा कीजिए। तो अब यही स्थिति है। ठीक है, यही स्थिति बन रही, इसे बोलते हैं फिलहाल हमें तो फ्री में ही लग रही है। ठीक है, फ्री में ही लग रही है, लेकिन फिलहाल उस सिचुएशन को मैं इससे क्रिएट कर रही हूँ, ये जो लाइन है इस लाइन को आज की सिचुएशन से, कि डिमांड ज्यादा है वैक्सीन की, और ये जो डिमांड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर ज्यादा चल रही है, यानी जो भी रिसोर्सेज है जितना वैक्सीनेशन दे सकती है, जितना वैक्सीन दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, तो आज अब जो सिचुएशन चल रही है वैक्सीन की, वो उसमें एडी ज्यादा है और एस क्या है? कम है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है जितना एस बना सकते थे उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है डिमांड का, कि डिमांड इसकी ज्यादा है जितनी यूनिट बना सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू राइज। तो सीधी तो सिंपल सी बात है। ठीक है, फिलहाल अभी वैक्सीन छोड़िए, आप जो वस्तु है उस पर आइए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू राइज, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाती है? राइज। ठीक है, राइज क्यों हो जाती है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं, वस्तुओं के प्राइस ऑटोमेटिक राइज हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज। इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन मतलब बेटा, इन्फ्लेशन में आपने पढ़ा था ना कि अगर लोन लेंगे तो लोन भी कैसा मिलेगा हमें? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, विच लीड टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसके कारण सिंपल सी बात है प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये बेटा याद कर लीजिएगा सारा, एक्सेस डिमांड जिसके अंतर्गत प्रेशर आ जाता है डिमांड का एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन काल है। ठीक है, अब वेजेस भी हमें बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, और वस्तु का प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब हमें ही आगे से लोन महंगा मिलेगा, प्रोड्यूसर को लोन महंगा मिलेगा, प्रोडक्ट है। ठीक है, रॉ मटेरियल सब महंगा मिल रहा है तो कॉस्ट ज्यादा आएगी प्रोडक्शन की, वस्तु बिकेगी भी महंगी, लेकिन आउटपुट तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो चुका है। ठीक है, ये स्थिति को प्रकट करता है। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप के मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट यानी वही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता दीजिए, जैसे अभी बताया था। इन्फ्लेशन के मेजर किया जाता है कैसे? डिफरेंस से। कौन सा डिफरेंस? ये वाला जी, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है वो बियॉन्ड हो चुका है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से डिमांड बियॉन्ड हो चुकी है ऊपर की ओर, जैसे ये देख सकते हो, ये क्या है? एक्सेस डिमांड। अब बेटा यहाँ, ठीक है, ये क्या है? एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पे ये लाइन शो मत कर दीजिएगा, इसको यहाँ टच मत कीजिएगा। यहाँ टच करने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड इसको हम जीडीपी को बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते क्योंकि रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर शो किया गया है कितना है एक्सेस डिमांड? ई से लेकर एफ, जो कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आता है सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या है? स्टैटिक जीडीपी। जीडीपी हम नहीं बढ़ा सकते इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हायर है। ठीक है, डिमांड क्या है यहाँ पर? हायर है देन इट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से द लेवल ऑफ जीडीपी डजंट राइज। जीडीपी यानी वही एग्रीगेट डिमांड, तो हम एग्रीगेट डिमांड के लिए जो एएस है, एएस तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, यानी प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या रहता है? रिमेन स्टैटिक ही रहता है। ठीक है,
पीछे तो डायनेमिक था क्योंकि हम बढ़ा सकते थे। ये वह सिचुएशन है जिसमें डिमांड तो ज्यादा है एंड फेल टू हायर जीडीपी, जीडीपी हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो चुका है और कोई इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। एक दो लाइनें जो हमने पीछे डिस्कस करी है वही कर वही है, यही बनना है। और इसका बेटा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कर लीजिएगा। क्या शो किया गया है, जीडीपी कांस्टेंट ही है, ठीक है। कांस्टेंट कितना, ये देखिए ओ से लेकर एल, ये रहा जीडीपी यहीं तक है, आगे इस लाइन को यहाँ नीचे तक शो नहीं किया गया, नहीं करना क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ओ से लेकर एल है और ये इतना ही रहना है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो चुका है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये है बेटा, ये चाहे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बात की गई है, वो थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया गया है, वो अभी मैं बाद में कराऊंगी। फिलहाल ये लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, आप बस इसको इतना ही लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है, इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड में क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिमेन कांस्टेंट, यानी एक्सेस डिमांड में जो क्वांटिटी हम मान लीजिए 100 यूनिट बना सकते थे वो 100 ही रहेगी, इससे ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। टू दी मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज रिस्क टू राइज, बस इतना हो जाएगा भाई। अब वस्तुओं के प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे क्योंकि डिमांड हो गई है ज्यादा और सप्लाई क्या है, कम है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेस डिमांड, यानी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्या कॉन्सिक्वेंस, वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। एक्सेस डिमांड जिसके अंतर्गत लीड टू वेज प्राइस स्पाइरल, यानी वेजेस भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका सर्कल पूरा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। एक्सेस डिमांड के कारण डिमांड का प्रेशर आ जाता है रिसोर्सेज पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा वेजेस भी हमें क्या करनी पड़ेगी, राइज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन, वस्तु महंगी मिल रही है तो हमें वेतन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, वेतन बढ़ाया लोगों की यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा ही, ठीक है। लोन भी सब महंगा मिलेगा, इसके अलावा वस्तु जब हमें वेजेस, लोन पर इंटरेस्ट, ये सब हमें ज्यादा देना पड़ रहा है तो वस्तु का प्राइस भी ऑटोमेटिक, जब रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो वस्तु का प्राइस भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा। प्राइस राइज होने के कारण, ठीक है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवित रहने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज का मतलब फिर वो डिमांड करेंगे, लेबर डिमांड, क्या डिमांड करेंगे, वेजेस क्या किया जाए, इंक्रीज, तो सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी सिचुएशन, बेटा ये याद कर लीजिएगा, वेज प्राइस स्पाइरल, क्योंकि एक्सेस डिमांड के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, वेजेस ज्यादा बढ़ाने की डिमांड होती है, वेजेस बढ़ने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिलहाल ये वेजेस के बारे में बताया है, रॉ मटेरियल, लोन किसी के बारे में नहीं बताया, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल वेजेस प्राइस स्पाइरल पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बताया है। वेजेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, वेजेस इंक्रीज मतलब अब वस्तु को प्रोडक्शन थोड़ा सा हाई हो जाएगा, कॉस्ट यानी कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, वेजेस ज्यादा, वो भी तो हमारी कॉस्ट में शामिल है ना। जब कॉस्ट ज्यादा हो गई वस्तु का प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो लोगों को खर्च करना पड़ेगा ज्यादा, खर्च करना पड़ेगा ज्यादा तो फिर वो डिमांड करेंगे वेजेस क्या की जाए, बढ़ाई जाए, तो एक सर्कल उत्पन्न हो जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का लॉस होगा, कौन सा प्रॉफिट का लॉस, क्योंकि यहाँ पर डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं और अनफुलफिल्ड डिमांड की क्या उठानी पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी, तो ये लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक मैं यहीं फिनिश करती हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप में डिफरेंस। तो यहाँ तक आई होप आप टॉपिक बिल्कुल अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि कल अगर हम डिस्कस करें तो आप कुछ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका आंसर दे पाए। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना तो पूछिए, अदरवाइज क्विट कर सकते हैं क्लास।